નમસ્કાર, હું પ્રવીણ. દેશમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ ચર્ચામાં છે. નીટ પેપર લીક અને પેપર લીક બાદ વિદ્યાર્થીઓનો આક્રોશ અને બાદમાં જંતર મંતર પર ધરણા. કોકરોચ પાર્ટીનો પણ જન્મ થયો. બેકગ્રાઉન્ડ સ્કોર સાથે જઈએ અને એ કોકરોચ પાર્ટી વચ્ચે સોનમ વાંગચુક જંતર મંતર પર આવ્યા. 20 દિવસ આમરણાંત ઉપવાસ કર્યા. સંસદ પર માર્ચ કરવાની વાત કરવામાં આવી, પરંતુ આજે જે રીતે સફેદ પડદાની આડમાં તેને ઉઠાવી લેવાયા, સફદરજંગ હોસ્પિટલ ખસેડાયા. હોસ્પિટલ બહાર તેમના પત્ની કહે છે કે અનશન ચાલુ છે અને વિધિવત રીતે કાર્યક્રમ મુજબ અમે માર્ચ કાઢીશું. પણ જે રીતે આ સફેદ પડદો છે એ જ રીતે જે ટીવીના પડદા પર દેખાડાઈ રહ્યું છે એ ખરેખર એ પડદાની પાછળ એક પડદો છે જે રાજનીતિનો છે. ત્યાં શું ચાલી રહ્યું છે? કેમ કે મહારાષ્ટ્ર અને પશ્ચિમ બંગાળમાં જે રીતે રાજકીય ઉથલપાથલ ચાલી રહી છે, સંસદનું ચોમાસું સત્ર આવી રહ્યું છે, વિદ્યાર્થીઓની નારાજગી અને ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન શિક્ષણ પ્રધાનના રાજીનામાની સતત માંગ ઉઠી રહી છે. વિપક્ષ રાહુલ ગાંધી છાત્રો કી ગુંજથી કાર્યક્રમ કરી રહ્યા છે અને આ બધા વચ્ચે ખરેખર પરિસીમન બિલ આવી રહ્યું છે કે નહીં? એ ગણમથલમાં ભાંગ્યા ગુણ્યા ટકામાં આંકડાઓની ગણતરી થાય છે, પણ આ આંદોલનમાં જે ચહેરા દેખાય છે અથવા તો જે મુદ્દો છે, મુદ્દો અઘરો છે, મુદ્દો ગંભીર છે. અન્નાનો મુદ્દો પણ ગંભીર હતો, પણ સરકાર પલટી ગઈ. પણ ખરેખર આંદોલનની પાછળની ગણતરીઓ શું છે? વિપક્ષ કઈ સ્થિતિમાં છે? સત્તા પક્ષ સામે કયા પડકારો છે? ફાયદો નુકસાન કોને છે? આમ તો અનશન પણ પૂરા નથી થયા અને મુદ્દાનું નિરાકરણ પણ નથી આવ્યું. अजय शुक्ल अपनी साथ जोड़ाशे. अजय जी, स्वागत है आपका. और अजय जी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं. काफ़ी बड़े बड़े बैनर्स में एडिटर रह चुके, कंसल्टिंग एडिटर है और बेबाक बोलते हैं. और सही में जो पर्दे के पीछे जो चल रहा है, मतलब पॉलिटिकल जो भी ड्रामा चल रहा है, वो खुल के टीवी पे नहीं आता. अजय जी, स्वागत है आपका. अजय जी, ये जो सफ़ेद पर्दा है उसके पीछे वांगचुक को ले जाया गया, सोनम वांगचुक को, और हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया. लेकिन सही में अब संसद का जो सत्र आ रहा है, विपक्ष जिस तरह से मुद्दे उठा रहा है, राहुल गांधी की जो छात्रों की गूंज, या फिर क्योंकि आक्रोश है युवाओं में ना, बेरोजगारी एक मुद्दा है, उसमें भी नीट जैसी एग्जाम 2-2 बार लीक हो जाए, तो सही में चल क्या रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है. या जो दिखाई दे रहा है वो सही है कि पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है? नहीं, स्वाभाविक सी बात है. भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के जो रुख हैं, यदि आप देखेंगे 100 साल के इतिहास में दिखता है कि इनका मुंह पर कुछ होता है और पीठ पीछे कुछ और होता है, चल कुछ और रहा होता है. तो यही है, ये सरकार जब कहती है कि हम बहुत तेजी से भागती हुई अर्थव्यवस्था है, तो समझ लीजिए अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ बहुत तेजी से भागती हुई, चढ़ती हुई नहीं होगी, नीचे होगी. उसी तरीके से इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को लेकर के कहा. आज देख हम रहे हैं कि भारत का एजुकेशन सिस्टम दुनिया में सबसे खराब हो गया. वह स्थिति है कि भारत दुनिया के सबसे अधिक इंटेलेक्चुअल्स पैदा कर रही थी. भारत के आईआईटीज हो, आईआईएम हो, और इतनी संख्या नहीं थी जितने आज नाम दे दिए गए हैं आईआईटी के या आईआईएम के या एम्स के. लेकिन इतनी बेहतरीन मिल रही थी कि वहां से निकले हुए डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, दूसरे और प्रोफेशनल्स हो, वो पूरी दुनिया में नाम करते थे. लेकिन आज क्यों यह स्थिति है कि भारत के इंटेलेक्चुअल की वैल्यू वर्ल्ड में नहीं की जा रही? भारत के बच्चे पढ़ने के लिए विदेश भाग रहे. मतलब वह स्थिति कर दी गई है कि यानी जिस भारत को हम विश्व गुरु कह रहे थे, वहां पर कोई सिखाने पढ़ाने वाला नहीं है, गुरु रह नहीं गया है. आज यह हालत हो गई, जिसके पास भी थोड़ा सा वो अफोर्ड कर सकता है तो उसके बच्चे बाहर पढ़ने जाएंगे, क्योंकि भारत में एजुकेशन खत्म है. और वही हम देख रहे हैं. और जब यह हो रहा है तो राहुल गांधी उसको लेकर के लंबे समय से यह बात उठा रहे थे. जब एनईपी आया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मुझे याद है मैं उन दिनों इंडिया न्यूज ग्रुप का एडिटर इन चीफ हुआ करता था, और उस समय मैंने इस पर एक जो है किया था, एक कार्यक्रम किया था. हालांकि सरकार को बुरा लगा, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई. आगे आने वाले दिनों में हम ही को हमारे मैनेजमेंट कहने लगा नहीं भाई आप मत कीजिए अब. तो ये स्थिति आ जाती है. क्यों? क्योंकि सरकार सच से डरती है.
और जब सरकार सच से डरती है तो आप जान लीजिए इसका मतलब है अंदर कुछ और चल रहा है। और आज अंदर देखने को मिलता है, मैं देख रहा था एक 9th की और 8th की सीबीएसई की बुक, मैथमेटिक्स की बुक है। मैथमेटिक्स की बुक में हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। आप सीबीएसई 8th की किताब उठा लीजिएगा और टेक्स्ट बुक में मतलब जो स्थिति है वो देख के अपने आप में लगता है क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। इसी तरह 9th में अब गणित मंजरी, अब मैथमेटिक्स में मंजरी क्या है भाई? आप मैथमेटिक्स पढ़ाइए ना, इंग्लिश में इसी तरीके से है, इसी तरीके से अदर्स है। तो आप ना लैंग्वेज का सही वो कर पा रहे हैं, ना जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट थे जो इंडिया को वैल्यू दिलाते थे उन सब्जेक्ट को बर्बाद कर रहे हैं। बच्चों को लगातार इस तरह बनाया जा रहा है कि उनका भविष्य कल के दिन ये कहे इस काबिल ही नहीं है। यही बात राहुल गांधी उठा रहे हैं और आज उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि आप देखिए इसरो के 100 वैज्ञानिकों ने छोड़ दिया। इसरो 100 से अधिक वैज्ञानिकों, यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा खुद छोटा भाई साइंटिस्ट है, वर्ल्ड लेवल का साइंटिस्ट है। आज वो बड़ी पीड़ा महसूस करता है क्योंकि रिसर्च सरकार चाहती नहीं कि आप करिए, वो कुछ और कराना चाहती है। रिसर्च के नाम पर उनको टारगेट्स दूसरे दिए जा रहे हैं। रिसर्च साइंटिस्ट अपने ढंग से करता है, ना कि सरकार के प्रोपोगंडा के। लेकिन आज वह स्थिति पैदा कर दी गई तो भारत का एजुकेशन सिस्टम बर्बाद कर दिया गया। फिर दूसरी चीज, आप पढ़ेंगे कैसे? एजुकेशन को लगातार महंगा किया जा रहा है। सरकारी स्कूल रोज बंद हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, उसका डेटा देख रहे हैं 1 लाख कि रोजाना कितने स्कूल बंद हो रहे हैं। 1 लाख का लास्ट में अभी डेटा आया। लेकिन जी, ये प्रोपेगेंडा वाली बात है, वही कह रहा प्रोपेगेंडा हूं। फिल्मों में हो जाता है, क्या रिसर्च में भी प्रोपेगेंडा होता है? मैं यही कह रहा हूं कि जबरन ये कहलवाया जा रहा है। अब आप बताइए, रिसर्च में कोई चीज आ रही है, आप कह रहे हैं जबरदस्ती इसमें ये लिखिए, ये करिए। अरे आपके हिसाब से थोड़ी ना किया जाएगा। तो ये मैन्युपुलेट करने का खेल चल रहा है। इसके बाद में आप देखिए, ये जिस तरीके से सरकारी स्कूल बंद करके प्राइवेट स्कूलों में ले जाया जा रहा है। सरकारी स्कूल में जो स्कॉलरशिप है वो मान लीजिए आपको 5,000 मिल रही है और आप प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लेंगे तो आपको 20,000 रुपए मिल रही है। यानी आपको सरकार चाह रही है आप प्राइवेट में जाइए, उनको पैसा दे दिए। क्यों? क्योंकि ये 30 लाख करोड़ रुपए सालाना का धंधा है। 30 लाख करोड़ का भारत में ये कॉर्पोरेट ने इसे कब्जा कर लिया। आप देखिए, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों के स्कूल्स खुल गए हैं, कॉलेजेस खुल गए हैं, तमाम इंस्टीट्यूट्स खुल गए और उनमें अडानी, अंबानी या कोई भी आप बाकी नहीं है, गोयनका और दूसरे जी वालों ने भी खोल लिया है। इसी तरीके से तमाम सारे चल रहे हैं। तो ये धंधे जब चल रहे हो तो अब आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से एजुकेशन में तो ये जिनके पास पैसा है वो तो वहां पढ़ लेंगे। आप क्या करेंगे? आपको जब आपका बच्चा जाएगा, सस्ती उसको खोजेगा, तो उस स्थिति में उसको एक तो सही शिक्षा नहीं मिलेगी और जो मिलेगी वो इस स्तर की होगी कि वो आगे कहीं किसी कंपटीशन को फेस ना कर सके। और इनके कारण आज बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। बच्चे जब आ रहे हैं, निकल के आ रहे हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से है, बीजेपी ने उसे नॉमिनेटेड राज्यसभा सदस्य बनाया उसके मालिक को। और स्थिति यह है कि वहां पर हर वह काम हो रहा था। आपको याद होगा एक वीडियो वायरल हुआ था कि जिसमें वहां की लड़कियों के न्यूड के फोटो और वीडियोस बनाए गए थे। वहां पर नशा बिक रहा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने कार्रवाई की, ना ही भाजपा की सरकार ने कार्रवाई की। और उसके बाद वहां स्मृति ईरानी एज ए मिनिस्टर वहां पर जाती है तो अपने आप क्लीन चिट दिलाने के काम होते हैं। इस तरह की स्थितियां हैं। तो और उसका मुकदमा चल रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी से, क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में नहीं है, वो पंजाब के भीतर। लेकिन जो ओरिजिनल पंजाब यूनिवर्सिटी है जो चंडीगढ़ में है, उसको लेकर के सरकार उसको फेवर कर रही है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को, प्राइवेट को, और सरकारी वाली को डिमोलिश करा रही है।
इस तरह की स्थितियां पैदा हो गई जो ऐतिहासिक यूनिवर्सिटीज इसी तरह जिनमें मनमोहन सिंह जैसे लोग निकले। अब आप इसी तरह से पेपर लीक का मसला है, नीट का ही नहीं, कितने 150 से अधिक पेपर लीक हुए हैं नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, बीजेपी की सरकारों में, और 150 से अधिक पेपर लीक होने के बाद उनमें रेमडी क्या मिली? आज तक उत्तराखंड सरकार ने कहा हमने कानून बना दिया, उस कानून से आज तक एक आदमी को सजा हुई हो तो बताइए। कानून तो सर हमारे यहाँ पर भी है ना, लेकिन वर्ग 3 के पेपर लीक हो जाते हैं, वो श्योरिटी नहीं रहती। 20-20 लाख लोग अप्लाई करते हैं, मतलब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो वो भी मतलब मास्टर्स किए हुए, पीएचडी किए हुए। और दूसरी बात ये कि समय पर वो भर्ती नहीं होती ना, कंपटीशन बढ़ गई। आपने जो 20 लाख करोड़ वाली बात की, ये जो कोचिंग वाली जो चीज़ें हैं ना सर, वही रुला रही है। मतलब आप हेल्थ सेक्टर पे स्पेंड कीजिए या फिर अपने 1 या 2 बच्चों का एजुकेशन देख लीजिए, बस आपकी ज़िंदगी निकल गई। तो उसके लिए जो ये एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए जो आंदोलन हो रहा है, मुद्दा सही है। सामने संसद का सत्र आ रहा है, तो क्या कुछ और खिचड़ी भी पक रही है? मुद्दा तो बड़ा है, पूरे देश को असर करने वाला मुद्दा है। बिल्कुल, संसद में इनकी तैयारी है कि संविधान संशोधन करके लाया जाए, संविधान के कई सारी उसको चेंज किया जाए। और इसके लिए अब तक आप देखिए सदैव होता था, जिस दिन सत्र बुलाया जाता था उसके दूसरे दिन ही सभी सदस्यों को एजेंडा दे दिया जाता था। लेकिन आज यह स्थिति है कि भारत सरकार ने आज तक एजेंडा नहीं दिया। सत्र शुरू होना है मंडे से, जो शुक्रवार को लास्ट वर्किंग डे था उस तक उनको नहीं दिया गया। आज जब हम आपसे बैठे बात कर रहे हैं अभी तक एजेंडा नहीं दिया गया। यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह सरकार चाहती क्या, यानी जितने सदस्य हैं उन्हें पता ही ना हो क्या आ जाएगा। और यह सरकार ने इसी तरह से कई बार किया, स्पेशल सत्र भी बुलाए हैं तब भी इसी तरह से किया। यह एक तानाशाही वाली सरकार बन के रह गई है और नरेंद्र मोदी ने इस देश की पूरी लोकतंत्र को, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दिया है। आज भारत का लोकतंत्र मरणासन्न है। आज भारत का संविधान एक प्रकार से कब्जा कर लिया गया है, उसे अपने ताले में लगा दिया गया है और इस तरह के हालात में किसी के कोई अधिकार नहीं रह गए हैं। आपको जो अधिकार मिले हुए हैं वो अधिकार सिर्फ कहने भर के रह गए हैं, उनकी संरक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया है। अदालतों तक आज कोई सुनने को तैयार नहीं है और न्याय करने को तैयार नहीं है। इसीलिए शायद राहुल गांधी को कहना पड़ा कि यह अन्याय की सरकार है, यह हिंसा की सरकार है। तो आज दिखाई दे रहा है यह सरकार हिंसा के बूते अन्याय कराती है, नफरत फैलवाती है और झूठ बोलते हैं। आपने देखा ही अभी आदित्यनाथ भगवा पहनता है और भगवा पहन के खुद को योगी कहता है, गोरखनाथ मठ का महंत है और इसके बाद में उसकी यह स्थिति है कि सरेआम अयोध्या पहुंच के झूठ बोलता है कि हनुमानगढ़ी के में नमाज पढ़ी गई। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। हनुमानगढ़ी तो वह जगह है जिसे बनाने के लिए सारी जमीन भी नवाब ने दी थी, लखनऊ के नवाब असफदौला के जो है परिवार के लोगों ने, और उसको जो बनवाया था वो नवाब मंसूर ने बनवाया था जो बाराबंकी से थे। तो इससे आप समझा जा सके, और आज भी उनका पत्थर लगा हुआ। मैं बताऊं कि हर तरह से झूठ बोला जा रहा है, सरेआम बोला जा रहा है और शर्म नहीं आती। तो ये सरकार खुद जिस तरह से जहर बोल रही है, जिस तरह मतलब सोच नहीं सकते हैं। संविधान की शपथ लेकर के जिस कुर्सी पर बैठे हैं कि हर जाति हर धर्म सबको एक करके चलेंगे, न्याय देंगे, लेकिन न्याय असल में है ही नहीं, अन्याय ही अन्याय है और यही देखने को लगातार मिल रहा है हर क्षेत्र में। एक आखिरी सवाल अजय जी, मुद्दे तो काफ़ी सारे, इकोनॉमी के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के, एजुकेशन सिस्टम है, और जहाँ तक बात ये छोटी आवाज़ों की है तो मतलब बंदा वो बेचारा बोलेगा कि मेरी आवाज़ कौन सुनेगा। कभी कभार कई किस्सों में होता है, जैसे हम डिले जुड़ पाए तो एक इलीगल फैक्ट्री थी फटाके की, ये गुजरात में भी पहली घटना नहीं है, वहाँ पे ब्लास्ट हो गया, 5 से 8 लोग
की मौत हो गई, ऐसे समाचार है। पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। लेकिन बात यहाँ पे ये हो गई कि ये सब सारे मुद्दे, एक 2011, 12, 13 का वो वक्त याद आता है जब 10 साल या बैक टू बैक 2 बार आप सरकार बना लो तो काफ़ी सारे एंटी इनकम्बेंसी और मुद्दे होते हैं। तो क्या ये मुद्दे और ये युवाओं के साथ जुड़े हुए मुद्दे, उसको लेकर आने वाली पॉलिटिकल एक्टिविटी और क्या कुछ देखने को मिल सकता है? क्या संकेत मिल रहे हैं आने वाले वक्त की राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर? देखिए, मैं आपसे बिल्कुल बड़ा ईमानदारी से कहूं प्रवीण जी, देश की आज बहुत बड़ी समस्या है। आप यदि डेटा देखेंगे पूरे वर्ल्ड का, कि दुनिया की सबसे बड़ी बेरोजगार आबादी भारत में है। भारत की एजुकेशन आज दुनिया में सबसे खराब हो गई है। इंडेक्स में देख लीजिए, भारत की कोई यूनिवर्सिटी टॉप 300 में नहीं है। 100-200 की बात छोड़ दीजिए, टॉप 300 में कोई यूनिवर्सिटी नहीं रह गई है। आज यह स्थिति हो गई है, जो भारत एजुकेशन के लिए हब माना जा रहा था, वो आज बर्बाद हो गया। जो पंडित नेहरू ने इतना बेहतरीन भारत बना के खड़ा किया था, उतने सीमित संसाधनों में खड़ा किया था, और इसके बाद में भविष्य के लिए बच्चों के और दूसरों के रोजगार सृजन का काम हुआ था। पीएसयूज खोले गए थे, दूसरे और थे। सरकार दुकानदारी नहीं करती थी, सरकार लोक कल्याण, और हमारा संविधान कहता है हम लोक कल्याणकारी राज्य, और जब लोक कल्याणकारी राज्य हो और उस राज्य में लोक कल्याण शब्द ही गायब कर दिया जाए, सिर्फ धंधा बना दिया जाए सरकार को, सरकार सब कुछ बेचने में लग जाए, तो आप क्या उम्मीद करेंगे? तो ये सारे मुद्दे निश्चित रूप से हैं और ये मुद्दे बनेंगे। ये अलग की बात है कि इसके लिए एक जो सबसे जरूरी है लोकतंत्र में, कि वो जनता भी खड़ी हो, और जनता उस स्तर पे अभी खड़ी नहीं हो रही है। यह नहीं समझ में आ रहा है, इतनी डर गई है जनता। यदि इतनी डरेगी तो फिर उनकी आने वाली पीढ़ियां भी खत्म हो जाएंगी। इसलिए इस समय बस एक ही मंत्र है जो महात्मा गांधी जी ने भी दिया था, और उसी मंत्र को रिपीट किया राहुल गांधी ने, न डरो न डराओ। तो डर को खत्म करना है, अपनी बात को ईमानदारी से बोलना है। थोड़ी बहुत तकलीफें आएंगी, झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन यदि आप आज तकलीफ उठा ले गए तो कल के दिन आपके बच्चों का जीवन सुरक्षित होगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रवीण जी, जरूरी है कि बोला जाए इन मुद्दों पे। राहुल गांधी कम से कम यह काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है, देश स्तर पे भी कर रही है, तो यह एक बड़ी बात है। कम से कम एक पार्टी इस स्तर पर आज भी सोच रही है, जिसने देश को आजादी दिलाई, जिसने देश को बनाया, जिसने देश को संविधान दिया, वही आज बोल रहे हैं। उसके अलावा बाकी सब अपनी अपनी कुर्सियों के लिए लड़ेंगे तो कुछ अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेरा मानना है कि आवाज बनना चाहिए। हम आप पत्रकारों को भी कम से कम सीमित मात्रा में ही सही सच तो बोलना ही चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए। यही असली लोकतंत्र की खूबसूरती है। और मेन स्ट्रीम नेशनल मीडिया में भी काफी कम पत्रकार बचे हैं आपके जैसे, तो बेबाक वो जो है वो बोलते हैं, और उसमें किसी भी सरकार को वो डर नहीं होना चाहिए। वक्त आता है, बदलता है, लेकिन सरकारों को भी क्या आईना दिखाना, या जनता हो, विपक्ष हो या फिर पत्रकार हो, उनका धर्म होता है। जो कुछ हो रहा है, आशा करते हैं कि इसमें से कुछ रास्ता निकले, और जो समस्याएं है वो समस्या का समाधान निकले। नहीं कि आपने जैसे बोला लोक कल्याणकारी, आजकल जल कल्याणकारी बोला जाता है, लेकिन वो सही में कितना कल्याण करती है वो जनता पर छोड़ते हैं। लेकिन धन्यवाद अजय जी, फिर मिलते रहेंगे। काफ़ी शॉर्ट नोटिस पे आप ज्वाइन हुए, उसके लिए धन्यवाद जीएसटीवी की ओर से। फिर मिलते रहेंगे सर। तो आज साथ बुलेटिन में हाल बस आटलू ज। नमस्कार।